दिसंबर की रातें वैसे भी बहुत ठंडी होती हैं, लेकिन उस साल की ठंड मानो आकाश से नहीं धरती के भीतर से निकल रही थी। पूरे दुल्हापुर गांव पर एक रहस्यमयी सफेद कोहरे का कब्जा था, इतना घना कि 2 कदम आगे की चीज भी दिखाई नहीं देती थी। हवा में नमी थी, मिट्टी का रंग फीका पड़ चुका था और पेड़ों की पत्तियों पर ओस जमकर मोतियों की तरह लटक रही थी। हर घर में आग जल रही थी, लेकिन उसकी गर्माहट बाहर निकलते ही ठंड के सामने हार मान जाती थी। चौपाल पर बैठे बूढ़े नान्हू काका ने ठंडी सांस भरी। वो बोले, अपनी सफेद मूछों को सहलाते हुए, ऐसी ठंड मैंने 60 साल में नहीं देखी। पास बैठी औरतें हाथ सेकते हुए बात कर रही थीं। सुना है इस बार पहाड़ों में बर्फ कुछ ज्यादा ही गिरी है, शायद उसी का असर है। दूसरी बोली, नहीं बहन, ये ठंड कुछ और है। इस कोहरे में कुछ डर भी छुपा है। गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार का माहौल कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो लोगों को बेचैन कर दे। गांव की ही एक औरत थी सीमा। उसका बेटा छोटू, सिर्फ 6 साल का, पूरे गांव का दुलारा, हंसता मुस्कुराता, शरारती, पेड़ों पर चढ़ने वाला और हर चीज को लेकर उत्साहित रहने वाला बच्चा। लेकिन ठंड ने उसे भी घर में कैद कर दिया था। वो खाट पर बैठकर अपनी माँ से पूछता, माँ, बाहर इतना सफेद क्यों दिखाई देता है? क्या बादल हमारे गांव में उतर आए? सीमा उसके सिर पर हाथ फेरती। नहीं रे पगले, वो कोहरा है। रात में बाहर नहीं जाना, बहुत ठंड है, बीमारी लग जाएगी। छोटू मासूमियत से पूछता। और अगर मैं चला जाऊं तो? सीमा उसे गले लगा लेती। मैं तुझे कहीं जाने ही नहीं दूंगी। लेकिन वक्त किसका कहा मानता है। रात लगभग 10:30। गांव में बच्चे सो चुके थे, कुत्ते तक अपने कोठ में दुब के बैठे थे, लेकिन कोहरा और गहरा हो चुका था। हवा में एक अजीब सी आवाज तैर रही थी, जैसे कोई दूर जंगल से किसी की कराहती चीख लेकर आ रही हो। सीमा ने छोटे से आंगन का दरवाजा बंद किया और अंदर आई। छोटू अपनी चादर में दुबका था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। उसने धीरे से पूछा, माँ, बाहर कोई रो रहा है क्या? सीमा ठिठक गई। उसने कान लगाए। किसी के रोने जैसी आवाज सच में थी, पर इतनी धीमी कि समझ नहीं आ रही थी कि आवाज इंसान की है या हवा की। उसने उसे ढांढस बंधाया। कुछ नहीं बेटा, तू सो जा। लेकिन रात का सन्नाटा जैसे और भारी हो गया था। करीब 11:15 सीमा को लगा कि छोटू सो चुका है। वो रसोई में चूल्हे की आग को राख से ढकने गई। बस इतने ही 2 मिनटों में जब वो वापस कमरे में लौटी, खाट खाली थी। छोटू वहां नहीं था। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीख पड़ी। छोटू! घर से बाहर दौड़ी, पर कोहरा इतना था कि सामने की दीवार भी गायब लग रही थी। छोटू मेरे बच्चा, कहाँ है तू? उसकी चीख ने पूरे गांव को जगा दिया। कुछ ही मिनटों में चौपाल पर भीड़ जमा हो गई। नानू काका लालटेन लेकर पहुंचे। मोहन, रवि, जग्गू और लगभग 10 लोग डंडे और टॉर्च लेकर तैयार हो गए। मोहन ने पूछा, सीमा, तू आखिरी बार कब देखी बच्चा को? सीमा रोती हुई बोली, बस अभी यही था, 2 मिनट पहले। मोहन ने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। धरती पर छोटे पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, छोटू के। लेकिन एक बात डराने वाली थी। निशान गांव की तरफ नहीं बल्कि जंगल की तरफ जा रहे थे। ठंड, कोहरा और रात की भयानक खामोशी अब सबको चीरने लगी। गांव में किसी ने आज तक रात में जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की थी। मोहन और टीम निशानों का पीछा करने लगी। कोहरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी धुंधली हो रही थी। नानू काका बोले, सावधान रहना सब, ऐसे कोहरे में रास्ता भी धोखा दे जाता है। लेकिन अचानक जंगल के रास्ते में कुछ खून के छींटे दिखे, छोटे छोटे, जैसे किसी ने कहीं से खींचा हो। सीमा वहीं गिर पड़ी। मेरे बच्चा को कुछ हो गया क्या? मोहन ने उसे संभाला। अरे नहीं, खून कम है, किसी और चीज का भी हो सकता है। लेकिन उसकी अपनी आवाज में भी डर था। तभी एक अजीब गुर्राने की आवाज आई, जंगल की तरफ से, गहरी, भारी और डरावनी। मोहन ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और टॉर्च की रोशनी जैसे ही कोहरे को चीरकर आगे बढ़ी, उन्हें लगा जैसे कोई काला सा बड़ा आकार पेड़ों के पीछे खड़ा था। लेकिन उतनी ही जल्दी वो गायब हो गया, जैसे कोहरा उसे खा गया हो। गांव लौटते हुए सबके चेहरों पर दहशत थी। क्या ये कोई जंगली जानवर है, या कोई आदमी बच्चों को उठा रहा है, या जंगल में कुछ और है? सवाल बहुत थे, जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सीमा के दिल में था। मेरा छोटू कहाँ है?
वो किसके साथ है? उसकी चीखें पूरी रात दुल्हापुर के कोहरे में गूंजती रहीं। और इसी तरह शुरू हुआ ठंड में कोहरे का कहर। रात बीत गई थी, लेकिन दुल्हापुर में नींद किसी की आंखों तक नहीं पहुंची। कोहरा सुबह होते ही हल्का नहीं हुआ, बल्कि और घना हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज निकलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा हो। सीमा चौपाल के पास बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, होंठ सूखे और हाथ कांप रहे थे। वो हर आते जाते आदमी से बस एक ही सवाल पूछ रही थी, मेरा छोटू मिला क्या? लेकिन हर जवाब सिर्फ सिर हिलाना था। सरपंच ने सुबह होते ही ऐलान करवाया, आज पूरा गांव छोटू को ढूंढेगा। कोई खेत नहीं जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। करीब 50 लोग टोलियों में बट गए, कुछ जंगल की तरफ, कुछ नहर के पास और कुछ गांव के बाहर के रास्तों पर। मोहन के हाथ में टॉर्च थी। भले ही दिन हो, लेकिन कोहरे में रोशनी जरूरी थी। उसके साथ नानू काका, रवि और जग्गू थे। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़े, ठंड और गहरी होती चली गई। पेड़ों की टहनियां बर्फ से ढकी थीं और जमीन पर जमी ओस पांव को सुन्न कर रही थी। रवि ने डरते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल हमें देख रहा हो। नानू काका चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। थोड़ी दूर जाने पर मोहन रुक गया। उसने जमीन की ओर इशारा किया, ये देखो। मिट्टी पर अजीब से पैरों के निशान थे, न पूरे इंसान जैसे न किसी जानवर जैसे। पंजे थोड़े लंबे और उंगलियों के निशान बहुत गहरे। जग्गू की आवाज कांप गई। ये किसके हो सकते हैं? नानू काका ने निशानों को ध्यान से देखा। वो धीरे से बोले, ये मैंने ऐसे निशान पहले देखे हैं। मोहन ने पूछा, कब? बहुत साल पहले, जब ऐसा ही कोहरा पड़ा था। सबकी निगाहें उनकी तरफ टिक गईं। नानू काका ने गहरी सांस ली। तब मैं जवान था। इसी जंगल के पास 3 बच्चे गायब हुए थे। रवि ने पूछा, फिर कुछ दिन बाद सिर्फ उनके कपड़े मिले थे और फिर कोहरा छट गया। बच्चे कभी नहीं मिले। ये सुनते ही सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो क्या छोटू भी? मोहन ने बात अधूरी छोड़ दी। नानू काका बोले, नहीं, तब एक बच्चा जिंदा मिला था, आधा पागल हो चुका था। जग्गू ने पूछा। उसने क्या बताया? नानू काका की आवाज और धीमी हो गई। उसने कहा था, कोहरे में कोई रहता है जो ठंड से डरता है और आग की तलाश करता है। उधर गांव में भी हालात बिगड़ने लगे थे। दोपहर होते होते खबर फैल गई कि जग्गू की 2 बकरियां और रामदीन की गाय रात में गायब हो गईं। बाड़े में खून के छींटे थे, लकड़ी टूटी हुई थी और जमीन पर वही अजीब पैरों के निशान। डर अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहा, वो गांव के दरवाजे पर आ चुका था। औरतें बच्चों को सीने से चिपका कर बैठ गईं। दरवाजों पर ताले डाल दिए गए। कोई भी अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शाम ढलते ढलते खोज बेनतीजा रही। कोई सुराग नहीं मिला। सीमा फिर अपने घर के सामने बैठ गई। वो बार बार छोटू की ऊनी टोपी को सीने से लगा रही थी। वो जिंदा है, वो खुद से बुदबुदा रही थी। माँ का दिल कहता है वो जिंदा है। तभी 7 साल की पिंकी दौड़ती हुई आई। चाची, चाची, मैंने छोटू भैया को देखा था। सीमा एकदम खड़ी हो गई। कहा? कुएं के पास, कोहरे में। वो मुझे बुला रहे थे। पूरा गांव उस पुराने कुएं की तरफ दौड़ पड़ा। वो कुआं गांव से थोड़ा बाहर था, बरसों से इस्तेमाल में नहीं था। उसके चारों तरफ झाड़ियां उगाई थीं। मोहन ने टॉर्च अंदर डाली। नीचे गहराई में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जमीन पर छोटू के पैरों के निशान थे और साथ में वही अजीब बड़े पंजों के निशान। सीमा रोते रोते बेहोश हो गई। नानू काका ने कांपती आवाज में कहा, ये वही जगह है जहां पहले भी बच्चे मिले थे। सरपंच ने हिम्मत जुटाई। आज रात हम सब मिलकर जंगल में जाएंगे, जो भी है सामने लाएंगे।